तो इस ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 9 के अंतर्गत यहाँ पे हम अध्याय 15 को देखेंगे। अध्याय 15 आपको दक्कन और दक्षिण भारत है, जिसको 1656 ईस्वी दक्कन और दक्षिण भारत है 1656 ईस्वी तक। तो उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत जो है वो आपको देखिए, इसमें आपको देखिए क्या कि दक्कन और दक्षिण भारत 1656 तक। देखिए पहले एक अध्याय में हम बता चुके हैं कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 3 नए शक्तिशाली राज रंगमंच पर उभरे, अर्थात अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, और उन्होंने मिलकर 1565 में कालीकट के पास बनी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को कुचल डाला। इस विजय के बाद दक्कनी राज अपने पुराने रंग-ढंग में आ गए। अहमदनगर और बीजापुर दोनों ने सोलापुर पर दावा किया। अहमदनगर और बीजापुर ने दोनों ने सोलापुर पर दावा किया, जो एक समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र था। दोनों के बीच यह मुद्दा ना तो युद्धों से सुलझा और ना ही विवाह संबंधों से। न दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा देखिए, दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा बिदर को जीतने की थी। दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा बिदर को जीतने की थी। अहमदनगर उत्तर में बराड़ को भी हथियाना चाहता था। और वास्तव में पुराने बहमनी सुल्तानों के उत्तराधिकारियों के रूप में दक्कन में अहमदनगर के निजाम शाह ने वर्चस्ववादी ना सही श्रेष्ठ स्थिति का दावा बस किया। उनके भूभाग संबंधी दावों का बीजापुर ने ही नहीं, गुजरात के शासकों ने विरोध किया, जो बराड़ के अलावा समृद्ध कोंकण क्षेत्र पर आंखें गड़ाए हुए था। गुजरात के शासकों ने अहमदनगर के खिलाफ बराड़ की सक्रिय सहायता की और अहमदनगर से एक लड़ाई तक लड़ी, ताकि दक्कन में मौजूद शक्ति संतुलन में गड़बड़ ना हो। नल दुर्ग पर अधिकार के लिए बीजापुर और गोलकोंडा में टकराव हुआ। 1572 में मुगलों द्वारा 1572 मुगलों द्वारा गुजरात की विजय ने एक नई स्थिति पैदा कर दी। गुजरात की विजय मुगलों द्वारा दक्कन की विजय की भूमिका भी हो सकती थी, पर अकबर और कहीं और व्यस्त था और उस समय दक्कन के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था। बराड़ पर कब्जे के लिए अहमदनगर ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वास्तव में अहमदनगर और बीजापुर ने एक समझौता किया था, जिसके अनुसार आपको बीजापुर विजयनगर की कीमत पर दक्षिण में अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र था, जबकि अहमदनगर ने बराड़ को रौंद डाला। देखिए गोलकुंडा भी विजयनगर कीमत पर अपने क्षेत्रों का प्रसार करना चाहता था। विजयनगर तब छोटे छोटे नायकों के बीच बंट चुका था। इस तरह सभी दक्कनी राज प्रसारवादी थे। दक्कन के मामलों में मराठों की बढ़ती अहमियत इस स्थिति की एक और विशेषता थी। इस स्थिति की एक और विशेषता थी, जैसा कि होता है कि बहमनी सल्तनत मराठा दस्तों को हमेशा ढीले ढाले सहायक दस्तों के अर्थात वारगिरों के रूप में नौकरी दी जाती थी। पराये वर्गीय कहलाते थे। अमीर स्थानीय स्तर पर मालगुजारी के मामले दक्कनी ब्राह्मणों के हाथों में था। बहमनी सुल्तानों की सेवा में जो मराठा परिवार ऊपर उठे था, मनसब और जागीर प्राप्त की, उनमें मोटे निवलकर घाटगे आदि प्रमुख थे। उनमें से अधिकांश शक्तिशाली जमींदार अर्थात दक्कन की भाषा में देशमुख थे, लेकिन राजपूतों के विपरीत उनमें से कोई भी स्वतंत्र शासक न था और न ही कोई बड़े राज का शासक था। दूसरे वे वंशों के प्रमुख न थे कि उनकी सहायता और समर्थन पर वे निर्भर रह सकते हो। इसलिए अनेक मराठा सरदार दुस्साहसी सैनिक की तरह व्यवहार करते थे, जो बढ़ती हवा के अनुसार अपनी वफादारी बदलने के लिए तैयार रहते थे। फिर भी मराठे पश्चिम दक्कन में भूस्वामी अभिजात वर्ग की रीढ़ की हड्डी थे उनकी स्थिति उत्तर भारत के बड़े बड़े भागों में राजपूत की स्थिति से मिलती जुलती थी। 16वीं सदी के मध्य तक दक्कनी राज के शासक मराठों को अपनी ओर लाने की एक सुनिश्चित नीति अपनाने लगे थे। दक्कन के तीनों अग्रणी राज्यों मराठा सरदारों को सेवा और पद प्रदान किए गए। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह, जो 1595
में गद्दी पर बैठा इस नीति का अग्रणी पैरोकार था। कहते हैं कि उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा सहायक सैनिक मतलब वर्गीय भर्ती किए थे। वर्गीय मतलब सैनिक और राजस्व व्यवस्था मराठों पर बहुत अनुग्रह दिखाता था। माना जाता है कि सभी स्तरों पर राजस्व के दस्तावेजों मराठी को उसी ने शामिल किया था। पुराने परिवारों पर अधिक अनुग्रह दिखाने के अलावा उसकी नीति के कारण बीजापुर में कुछ दूसरे परिवार भी ऊपर उठे, जैसे भोंसले जिनका पारिवारिक नाम आपको घोरपड़े डफरे अर्थात चौहान आदि था। कूटनीतिक वार्ताओं के लिए भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का नियमित उपयोग होने लगा। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का नियमित उपयोग होने लगा। उदाहरण के आपको अहमदनगर के शासकों ने पेशवा का पद कनकोजी नरसी नामक एक ब्राह्मण को दिया। अहमदनगर और गोलकुंडा राज्यों में भी मराठों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह दक्षिणी शासकों ने सैनिक रुझान वाले वर्गों तथा स्थानीय भूस्वामी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की नीति आरंभ किया। अकबर के काल में मुगलों ने इस नीति को जब क्रियान्वित किया था तो उससे भी पहले देखिए अकबर के कारण मुगलों ने इस नीति को जब क्रियान्वित किया था उससे भी पहले दक्कन और मुगलों की अग्रगति देखिए। दक्कन और मुगलों की अग्रगति यहाँ पे देखिए। इसमें देखिए उत्तर भारत में साम्राज्य के मौजूद होने के बाद से तार्किक रूप से यही आशा की जा सकती थी कि मुगल अब दक्कन की ओर बढ़ेंगे। वैसे तो बिंद पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती थी, पर यह कोई ऐसी बाधा नहीं थी जो पार ना की जा सके। यात्री सौदागर तीर्थयात्री और घुमक्कड़ संत हमेशा उत्तर और दक्षिण भारत आते जाते रहते थे। पर इस तरह देश में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते थे। हालांकि दोनों की अपनी अपनी सुस्पष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं थी। तुगलकों द्वारा दक्कन की विजयता उत्तर दक्षिण के बीच संचार में सुधार के कारण दोनों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद अनेक सूफी संत और रोजगार इच्छुक व्यक्ति बहमनी सुल्तान के दरबार में आ गए। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर और दक्षिण भारत अलग अलग नहीं थे। जैसा कि हमने देखा पश्चिम में गुजरात और मालवा तथा पूर्व में उड़ीसा के शासक बराबर दक्षिण भारत की राजनीति दखल देते रहे। इसलिए 1560 के दशक और 1570 के बाद के वर्षों मालवा और गुजरात विजय के बाद मुगल दक्कन की राजनीति से अपने आप को शायद ही अलग रख सकते थे। 1576 में एक मुगल सेना ने खानदेश पर हमला किया और वहां के शासक को अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जरूरी कारणों से अकबर को कहीं और जाना पड़ा। 1586 और 1598 के बीच 12 वर्षों तक उत्तर पश्चिम की स्थिति पर नजर रखते हुए अकबर लाहौर में रहा। इस बीच दक्कन के हालात बिगड़ते चले गए। दक्कन राजनीतिक उबलता लावा था। देखिए यहाँ पर क्या दक्कन राजनीतिक उबलता लावा था। विभिन्न दक्कनी राज्यों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। किसी शासक के मरने पर अमीरों के गुटों में अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती थी और हर गुट अपने चुने व्यक्ति को तख्त पर बैठाने का प्रयास करता था। देखिए यहाँ पर क्या हर गुट अपने चुने व्यक्ति को तख्त पर बैठाने का प्रयास करता था। इसमें दक्कनियों और दक्कन राजनीति का उबलता लावा था। दक्कन राजनीतिक उबलता लावा था। विभिन्न दक्कनी राज्यों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। किसी शासक के मरने पर अमीरों के गुट ने यहाँ पर देखिए युद्ध हो चुका था। किसी शासक के मरने पर अमीरों के गुट में अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती थी और हर गुट अपने चुने व्यक्ति को तख्त पर बैठाने का प्रयास करता था। इसमें दक्कनी और नवागतुकों या आफाकियों या गरीबों की दुश्मनी खुरा रंग दिखाती थी। दक्कनियों में भी आपको हब्सियों मतलब क्या अबिसिनिया या अफ्रीका वालों और अफगानों के अलग अलग समूह थे। क्षेत्र की जनता के जीवन और उसकी संस्कृति से इन समूह और गुटों का कुछ भी लेना देना नहीं था। दक्कनी राज्य की सेनाएं और राजनीतिक व्यवस्थाओं में मराठों के अवशोषण की प्रक्रिया शुरू तो पहले हो चुकी थी, पर बहुत आगे नहीं बढ़ी थी। इसलिए शासकों और अमीरों को जनता की वफादारी प्राप्त नहीं थी। फिर देखिए आपको
पंथी टकराव देखिए पंथी टकराव और विवादों की स्थिति और पंथी टकराव और विवादों की स्थिति और बिगड़ी। सदी के आरंभिक भाग में सफ़वी नामक एक नए राजवंश के अंदर शिया मत ईरान का राजधर्म बना। शिया मत लंबे समय से एक उत्पीड़ित पंथ था और उत्साह के आरंभिक दौर में इस नए पंथ के समर्थकों ने अपने भूतपूर्व विरोधियों का बढ़ चढ़ उत्पन्न किया। देखिए परिणाम स्वरूप अनेक अग्रणी परिवार के सदस्य भाग कर भारत आ गए और अकबर के दरबार में शरण मांगी जो शिया और सुन्नियों में कोई अंतर नहीं करता था। कुछ दक्कनी राज्यों ने मुख्यतः गोलकुंडा ने भी शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया। बीजापुर अहमदनगर दरबारों में शिया धर्म मजबूत था और समय समय पर अपनी बात मनवा लेता था। इसके कारण पंथी टकराव और तीखे हुए और तेज हुए। दक्कन में मजहबी देखिए दक्कन को महदवी विचारों का भी व्यापक प्रसार हुआ। मुस्लिम मानते थे कि हर युग में पैगंबर के वंश का एक सदस्य आगे आएगा, धर्म को देखिए धर्म को बल प्रदान करेगा और न्याय को विजय दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति को महदी कहा जाता था। देखिए ऐसे व्यक्ति को महदी का देखिए हालांकि यहाँ पर क्या देखिए हालांकि विचित्र कालों में विभिन्न देशों में अनेक महदी सामने आ चुके थे, पर इस्लाम की पहली पर देखिए यहाँ पर क्या पर इस्लाम की पहली पर इस्लाम की देखिए यहाँ पर क्या पर इस्लाम की पहली शताब्दी जब 16वीं सदी के अंतिम भाग में पूरी होने वाली थी। देखिए पूरी होने वाली थी। देखिए यहाँ पर क्या कि पूरी होने वाली थी। यहाँ पर क्या कि पर इस्लाम की पहली ऐसा शताब्दी जब 16वीं सदी के अंतिम भाग में पूरी होने वाली थी तो पूरे इस्लामी जगत में आशाएं बलवती हो उठी। भारत में एक सैयद मोहम्मद ने जिसका जन्म देखिए क्या जिसका जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में जौनपुर में हुआ था, अपने आप को महदी घोषित कर दिया। सैयद मोहम्मद ने पूरे भारत और इस्लामी जगत की व्यापक यात्रा की और लोगों में भारी उत्साह जगाया। उसने देश के विभिन्न भागों में अपने दायरे हल्के बनाए। इसमें देखिए इनमें दक्कन भी शामिल था, जहां उनके विचार को उपजाऊ जमीन मिली। रूढ़िवादी तत्व को महदवी विचारों के उतने ही विरोधी थे जितने शिया मत के। हालांकि इन दोनों मतों के बीच कोई मधुर रिश्ता नहीं था। अकबर ने अपनी सुलह कुल की धारणा इसी संदर्भ में सामने रखी। उसे डर था कि दक्कनी राज्यों में चल रहे तीखे पंथी संघर्ष मुगल साम्राज्य को भी प्रभावित करेंगे। अकबर पुर्तगालियों की बढ़ती ताकत से भी आशंकित था। पुर्तगाली मक्का की बरार अहमदनगर और खान देश की वजह देखिए यहाँ पर क्या अकबर ने पूरे देश पर प्रभुता का दावा किया। इसलिए वह चाहता था कि राजपूतों की तरह दक्षिणी राज्यों के शासक भी उसकी प्रभुता को स्वीकार करें। पहले उसने कई प्रतिनिधि मंडल यह सुझाव देने के लिए भेजे थे कि दक्षिणी राज्य उसकी अधीनता मानकर उससे मित्रता रखे। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दे सके थे। स्पष्ट था कि दक्षिणी राज तब तक मुगलों के अधीनता मानने वाले नहीं थे, जब तक मुगल उन पर सैन्य दबाव डालने की हालत में न आ जाए। देखिए 1591 में अकबर ने कूटनीतिक पहल का आरंभ किया। उसने सभी दक्कनी राज्यों को मुगल अधिराज्य स्वीकार करने की दावत देने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे, किंतु किसी भी राज्य ने उसके प्रस्ताव को नहीं माना, सिवाय खाना देश के जो इतना पास और मुगलों के इतने प्रभाव में था कि प्रतिरोध न कर सका। अहमदनगर के शासक बुरहान निजाम शाह ने मुगल दूत से अभद्र व्यवहार किया और दूसरों ने सिर्फ वायदे किए। उन्हें लगने लगा कि अकबर दक्कन की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाने वाला। इसके लिए उसे व्यापक अवसरता मिला। जब 1595 में बुरहान निजाम शाह की मृत्यु के बाद निजाम शाही अमीरों के गुटों में संघर्ष
यहाँ हम देखें क्या कि अमीरों के गुटों में निज़ाम शाही अमीरों के गुटों में संघर्ष छिड़ गया। देखिए यहाँ पर क्या है, जब 1595 में बुरहान निज़ाम शाह की मृत्यु के बाद आपको निज़ाम शाही अमीरों के गुटों में संघर्ष छिड़ गया। देखिए यहाँ पे क्या गद्दी आपके यहाँ पर क्या कि गद्दी के 4 दावेदार थे जिनको विभिन्न गुटों का समर्थन प्राप्त था। सबसे मजबूत दावा देखिए यहाँ पर क्या सबसे मजबूत सबसे मजबूत दावा मृत शासक के छोटे बहादुर का था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के देखिए क्या कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का झुकाव बहादुर के दावे का समर्थन करने की ओर था। चांद बीबी बुरहान देखिए यहाँ पर क्या चांद बीबी बुरहान की बहन थी। चांद बीबी बुरहान की बहन थी तथा बीजापुर के भूतपूर्व शासक की विधवा थी जो इब्राहिम आदिल शाह का चाचा था। वह एक सशक्त महिला थी और लगभग 10 वर्षों तक जब तक इब्राहिम आदिल शाह नाबालिग था बीजापुर के शासक एक तरह से वही थी। एक बीजापुर के शासक एक तरह से वही थी। देखो अपने भाई बुरहान की मौत का करने वो अहमदनगर गई थी पर अपने भतीजे बहादुर का समर्थन करने के जो अभी नाबालिग था वो वहीं रुक गई। यही पृष्ठभूमि थी जब विरोधी दक्कनी गुट ने मुगलों को हस्तक्षेप का निमंत्रण दिया। अब जो संघर्ष शुरू हुआ वो वास्तव में बीजापुर और मुगलों के बीच अहमदनगर पर वर्चस्व के लिए था। और देखिए मुगल आक्रमण का नेतृत्व आपको मुराद ने जो गुजरात का सूबेदार था और अब्दुल रहीम खान एक खाना ने किया। खान देश के आदेश देखिए खान देश के शासक से सहयोग मांगा गया। खान देश के शासक से सहयोग मांगा गया। अहमदनगर के अमीर के गुटों में संघर्ष के कारण मुगलों को कम ही विरोध का सामना करना पड़ा और वे राजधानी अहमदनगर तक जा पहुंचे। बालक राजा बहादुर को लेकर चांद बीबी ने अपने आप को किले में बंद कर लिया। 4 महीनों के सख्त घेरे के दौरान चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी के प्रदर्शन किया। फिर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। बहादुर के निजाम शाही गद्दी के दावे को मान्यता देने के पहले देखिए बहादुर के निजाम शाही गद्दी के दावे को मान्यता देने के बदले बदले मुगलों को बढ़ा देना तय हुआ। बहादुर के निजाम शाही गद्दी के दावे को मान्यता देने के बदले में आपको मुगलों को बराल देना तय हुआ। मुगलों की अधिराजी भी स्वीकार की गई। यह 1596 की बात है। यहाँ देखिए क्या है कि मुगलों के बड़ा अधिग्रहण ने दक्कनी राज्यों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें लगा और इसका कारण भी था। देखिए बरार मुगलों को दक्कन में एक अस्थायी ठिकाना दे देगा और जिसे किसी भी समय विस्तार दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बचे खुचे अहमदनगर राज का साथ दिया और बरार पर मुगलों के कब्जे में बाधाएं खड़ी करने लगे। जल्द ही एक बीजापुरी कमांडर के नेतृत्व में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की एक संयुक्त सेना ने पूरी ताकत से बरार पर हमला किया। 1597 में एक तीखी जंग में मुगलों ने अपने से 3 गुनी अधिक दक्कनी सेना को मात दी। अब बीजापुर और गोलकुंडा की सेना पीछे हट गई और स्थिति का सामना करने के लिए चांद बीबी को अकेला छोड़ दिया। हालांकि चांद बीबी 1596 की संधि का पालन करना चाहती थी पर वह बरार में अपने अमीरों द्वारा मुगलों पर हमले करके उन्हें परेशान करने से रोक नहीं सकी। इसके कारण मुगलों ने फिर अहमदनगर पर घेरा डाला। किसी तरह से कोई मदद न मिलने पर चांद बीबी ने मुगलों से वार्ता शुरू की पर एक विरोधी गुट ने उस पर गद्दारी का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह दक्कन की राजनीति के सबसे रोमानी पात्रों में से एक पात्र का अंत हो गया। मुगलों और अहमदनगर पर धावा उस पर कब्जा कर लिया। बालक बहादुर को ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। बालाघाट में मुगल राज साम्राज्य मिला लिया गया और अहमदनगर शहर में एक मुगल छावनी बना दी गई। यह 1600 की बात है। देखिए अहमदनगर किले और नगर के पतन तथा बालक बहादुर निजाम शाह की गिरफ्तारी से दक्कन में अकबर की समस्याएं हल नहीं हुई। अपर्याप्त सम्मान वाला कोई निजाम शाही राजा या कुली रहा भी नहीं कि उससे बातचीत की जाती। साथ ही मुगल अहमदनगर से आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। ना ही इस राज्य के बाकी सभी क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे। मुगल कमानदारों के लगातार आपसी टकराव के कारण स्थिति और भी गड़गड़ मरमर हो गई। स्थिति मतलब गड़बड़ हो गई। स्थिति का मौके पर जायजा लेने के अकबर मालवा
और फिर खानदेश पहुंचा। वहाँ उससे कहा गया कि खानदेश के नए शासक ने उस समय शाहजादा दानियाल के प्रति सम्मान नहीं दिखाया था जब वो अहमदनगर जाते हुए उसके इलाके से होकर गुजरा था। अधिक अकबर खानदेश में असीरगढ़ किले को भी पाना चाहता था, जो दक्कन के सबसे मजबूत किले के रूप में मशहूर था। एक सख्त घेराबंदी के बाद और जब किले के अंदर महामारी फूटी तो वहाँ के शासक ने सुरक्षा में बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस बीच अकबर के सबसे छोटे बेटे शाहजादा दानियाल ने, जिसे दक्कन में मुगल सेनाओं की कमान सौंपी गई थी, मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के साथ संधि कर ली, जिससे अहमदनगर के पतन के बाद निजाम शाही के एक गुट ने अमीरों के एक गुट ने आपको शासक घोषित कर दिया। अमीरों के एक गुट ने शासक कर दिया था। समझौते के अनुसार आपको अहमदनगर, बालाघाट तथा तेलंगाना के कुछ भागों को मुगलों के हवाले कर दिया गया और बाकी राज्य का शासक मुर्तजा निजाम शाह को वफादारी की शर्त पर तथा कभी विद्रोह न करने के वायदे पर मान लिया गया। यह सोच एक की बात है। देख, असीरगढ़ की विजय के बाद अकबर अपने बेटे सलीम के विद्रोह से निपटने के उत्तर की ओर वापस चला। हालांकि खानदेश और बालाघाट की विजेता अहमदनगर किले पर मुगल नियंत्रण भारी कारनामे थे, पर मुगल अभी भी दक्कन में अपनी स्थिति मजबूत बनाने की स्थिति नहीं थे। अकबर को एहसास था कि बीजापुर समझौता के बिना इस दक्कन समस्या का कोई अस्थायी हल नहीं निकलने वाला है। इसलिए उसने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, जिसने शाहजादा दानियाल से अपनी बेटी ब्याहने का प्रस्ताव रखा था, भरोसा दिलाने वाले संदेश भेजे। पर इस विवाह 1602 ईस्वी में के कुछ ही समय बाद शराब नोशी का शाहजादा चल बसा। इस तरह दक्कन की स्थिति अस्थिर बनी रहता। अकबर को उत्तराधिकारी जहांगीर को उससे नए सिरे से नए तरीके से निपटना पड़ा। अब के मलिक अंबर का उदय और सुदृढ़ीकरण के मुगल प्रयासों की असफलता देखिए। मुगलों के हाथ अहमदनगर के पतन और बहादुर निजाम शाह की गिरफ्तारी के बाद अहमदनगर का समस्त विघटन हो चुका था और उसके विभिन्न भागों को पड़ोसी राज्य चबा चुके होते, यदि मलिक अंबर नाम के उल्लेखनीय व्यक्ति का उदय न हुआ होता। मलिक अंबर इथियोपियाई में जन्मा एक अबिसिनियाई था। अभी देखिए, जब उसके आरंभिक जीवन और कृतित्व के बारे में हम कुछ अधिक नहीं जानते। लगता है उसके गरीब माता पिता ने उसे बगदाद के गुलाम बाजार में बेच दिया था। कालांतर उसे एक सौदागर ने खरीदा, जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे संभावनाओं से भरपूर प्रदेश दक्कन में ले आया। अब मुर्तजा निजाम शाह के प्रसिद्ध और प्रभावशाली अमीरों में से एक चंगेज खान की सेवा में रखा मलिक अंबर ऊपर उठा। मुगलों ने अहमदनगर पर हमला किया तो अंबर अपना भाग आजमाने पहले तो बीजापुर चला गया, लेकिन जल्द ही वापस आ गया और उस शक्तिशाली अबिसिनियाई दल में शामिल हो गया, जो चांद बीबी का विरोधी था। अहमदनगर के पतन के बाद मलिक अंबर ने एक निजामशाही शहजादे का पता लगाया और बीजापुर के शासक की गुप्त सहायता से उस मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। खुद वह उसका पेशवा बन गया। अहमदनगर में यह पद काफी पहले से चलता आ रहा था। मलिक अंबर ने अपने आसपास मराठा दस्तों बर्गियों की एक बड़ी संख्या जमा कर ली थी। मराठे तीव्र से आगे बढ़ने तथा दुश्मन फौज लूटने और उनकी रसद बंद कर देने में सिद्धहस्त थे, मतलब माहिर थे। दक्कन में यह छापामार युद्ध का मराठों की परंपरा थी, लेकिन मुगल इसके अभ्यस्त नहीं थे। मराठों की सहायता से अंबर ने बड़ा अहमदनगर और बालाघाट में मुगलों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाना कठिन बना दिया।
दक्कन में तब मुगलों के कमांडर अब्दुल रहीम खान एक खान थे, जो एक चालक जो एक च जो एक चालक जो एक च चलाक जो एक चालाक राजनीतिक और योग्य सेनापति थे। उन्होंने तेलंगाना में नांदेड़ नामक स्थान पर 1601 में अंबर को करारी मान दी। लेकिन उन्होंने अंबर को दोस्त बनाने का फैसला किया, क्योंकि वे मानते थे कि बाकी निज़ामशाही राज में कुछ अस्थायित्व तो होना ही चाहिए। अपनी ओर से अंबर ने भी खान ए खाना से दोस्ती करना उपयोगी जाना, क्योंकि इसके बल पर वो अपने आंतरिक विरोधियों से निपट सका। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद जब मुगल कमांडरों के मतभेदों के कारण दक्कन में मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई, तो अंबर ने बालाघाट और अहमदनगर से मुगलों की बाहर करने के लिए एक भयानक मुहिम छेड़ दी। इस मुहिम उसकी सहायता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने की, जो बीजापुर और मुगलों के बीच एक तटस्थ निजामशाही राज की मौजूदगी आवश्यक समझता था। उसने अंबर को उसके परिवार के निवास के लिए खजाना उसने अंबर को उसके परिवार के निवास के लिए खजाना, साज सामान आदि रखने के लिए तेलंगाना का शक्तिशाली कंधार का किला सौंप दिया। उसने 10,000 घुड़सवार भी भेजे, जिनके निर्वाह के एक सुनिश्चित भूभाग को अलग करना तय हुआ। बीजापुर के अग्रणी इथोपियाई अमीरों में एक की बेटी का एक बीजो बीजापुर के अग्रणी इथोपियाई अमीरों में एक की बेटी का मलिक अंबर के बेटे से ब्याह करके इस संधि को पक्का बनाया गया। 1600 यहाँ पे देखिए क्या कि 1609 में हुए इस विवाह पर भारी जश्न मनाया गया। आदिल शाह ने दुल्हन को एक शानदार दहेज दिया तथा सिर्फ आतिशबाजी पर लगभग 80,000 रुपये खर्च किए। बीजापुर के समर्थन से लैस होकर और मराठों की सक्रिय सहायता से अंबर ने जल्द ही खान ए खाना को पीछे हटकर बुरहानपुर लौटने पर मजबूर कर दिया। देखिए यहाँ पे बुरहानपुर मजबूर कर दिया। इस तरह दक्कन में अकबर के सारे विजित प्रदेश 1610 तक हाथ से निकल गए। देखिए जहांगीर ने एक बड़ी सेना देकर शाहजहां परवेज को दक्कन भेजा, पर वह मलिक अंबर की चुनौती नहीं झेल सका। अहमदनगर भी हाथ से निकल गया था, पर परवेज को अंबर के साथ एक अपमानजनक शांति संधि करनी पड़ी। मलिक अंबर का भाग मुस्कुराता रहा और जब तक उसे मराठा और दूसरे दक्कनी तत्वों का ठोस समर्थन प्राप्त रहा, मुगल फिर से अपनी हस्ती ना जता सके। देखिए ऊपर आगे चलकर मलिक अमर दम्भी हो गया और अपने सहयोगियों को नाराज कर बैठा। खान ए खाना ने जिसे दोबारा दक्कन का मुगल सूबेदार नियुक्त किया गया था, इस स्थिति का लाभ उठाता अनेक हफ्सियों तक मराठा सरदारों जैसे जगदेव राज, बाबाजी कांटे, उदाजी राम आदि मराठा सरदारों को अपनी ओर खींच लिया। खुद जहांगीर मराठों के महत्व को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उसने तुजुक ए जहांगीर में कहा कि मराठा सख्त जान लोग हैं और वे देश में प्रतिरोध के केंद्र हैं। मराठा सरदारों की मदद से खान ए खाना ने 1616 में आपको अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को कारी मान दी। मुगलों ने नई निजामशाही राजधानी खिरकी पर कब्जा किया। खिरकी नाम है राजधानी का यार। खिरकी पर कब्जा कर हटने से पहले सारी इमारतों को जला डाला। इस हार ने मुगल विरोधी गठजोड़ों को हिला डाला, लेकिन अंबर ने अपना प्रतिरोध जारी रखा। खान ए खाना की जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां खुर्रम, आगे चलकर शाहजहां खुर्रम या शाहजादा खुर्रम या शाहजहां की कमान 18 में एक भारी सेना भेजी और शाहजादे की सहायता के स्वयं मांडू आकर जम गया। इस खतरे के मुकाबले अंबर के पास समर्पण के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पर महत्वपूर्ण बात यह कि इस संधि के द्वारा जहांगीर ने दक्कन में अकबर के जीते अकबर के देखिए यहाँ पर क्या अकबर के जीते हुए प्रदेश के अलावा विस्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया। अकबर के जीते हुए प्रदेश के अलावा विस्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका कारण जहांगीर की कोई सैनिक कमजोरी नहीं थी, जैसा कि कभी कभी कल्पना की गई है कि बल्कि यह एक सोची समझी नीति का हिस्सा था। लगता है जहांगीर दक्कन में मुगलों की व्यवस्था को बढ़ाने या दक्कन के मामलों में कुछ अधिक फंसना नहीं चाहता था। इसके अलावा अभी भी उसे आशा थी कि उसकी नरमी के कारण दक्षिणी राज्य में स्थिरता आएगी और वे मुगलों के साथ शांति से रहेंगे। इस नीति के तहत जहांगीर ने बीजापुर को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। आदिल शाह को पुत्र कहते उसके नाम एक अनुकंपापूर्ण फरमान भेजा। इन हारों के बाद अंबर मुगलों के खिलाफ दक्षिणी संघर्ष का नेतृत्व करता रहा और दक्कन में शांति नहीं आई। लेकिन 2 साल बाद संयुक्त दक्षिणी सेना को मुगलों के हाथों एक और गहरी मात मिली। अंबर को सारे मुगल क्षेत्र वापस देने पर साथ में लगा 14 कोस का क्षेत्र और साथ में
में लगा 14 कोस का क्षेत्र और भी देना पड़ा। दक्कनी राज्यों को 5 लाख रुपए खजाना देना पड़ा। इन राज्यों का सिरा शाहजहां खुर्रम के सर बांधा गया। अ, देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली हार के कुछ ही समय बाद दूसरी हार ने दक्षिणी राज्यों के मुगल विरोधी गठजोड़ को आखिर छिन-भिन कर दिया। अब दक्षिणी राज्यों की पुरानी शत्रुताएं फिर उभर आई। अंबर ने बीजापुर के खिलाफ अनेक अभियान सोलापुर को वापस पाने के लिए छेड़े, जो दोनों राज्यों के बीच टकराव की जड़ था। अंबर देखिए तीव्र गति से बीजापुर की राजधानी पहुंचा। उसने इब्राहिम आदिल शाह की बसाई नई राजधानी नौरस्तपुर को जला डाला और आदिल शाह को शरण के लिए भाग कर किले में जाने पर मजबूर कर दिया। इसे अंबर की शक्ति का चिन्ह माना जा सकता है। हालांकि अंबर ने क्या किया, हालांकि अंबर ने यहाँ पे देखिए हालांकि अंबर ने उल्लेखनीय सैन्य कौशल, ऊर्जा और संकल्प का परिचय दिया, पर मुगलों के साथ समझौता करने में उसकी असमर्थता या अनिच्छा के कारण उसकी उपलब्धियां अस्थायी ही रही। लेकिन अम्बर कुतरे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देखिए लेकिन अम्बर कुतरे का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह दक्षिणी मामलों मराठों के महत्व का सुस्पष्ट सूचक था। बल्कि अम्बर के नेतृत्व में मराठों की सफलता ने उसमें आत्मविश्वास जगाया, जिसके चलते उन्होंने बाद में एक स्वतंत्र भूमिका निभाई। देखिए टोडरमल की मानवतारी व्यवस्था को लागू करके मलिक अंबर ने निजामशाही राज्य के प्रशासन में सुधार कर लाने का प्रयास किया। उसने ठेके के मतलब इजारा पर जमीन देने की इजारा पर जमीन देने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी, जो किसानों के तबाही का कारण था। उसके स्थान पर उसने जब्ती व्यवस्था को अपनाया। 1622 ईस्वी में 1622 के बाद जब जहांगीर के खिलाफ शाहजहां की बगावत के कारण दक्कन में उथल-पुथल मची थी, मलिक अंबर फिर एक बार ऐसे अनेक क्षेत्रों को वापस पाने में सफल रहा जो मुगलों को सौंप दिए गए थे। दक्कन में मुगलों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जहांगीर का प्रयास इस प्रकार असफल रहा। इस प्रकार सफल रहा था कि मुगलों के साथ फिर से विवाद आरंभ करके अहमदनगर को भी कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिला। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहाँ इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जब शाहजहां को यह फैसला करना पड़ा कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अहमदनगर को शांत करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। 80 वर्ष की लंबी उम्र में मलिक अंबर ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसके महत्वाकांक्षी कार्यों के कड़वे फल उसके उत्तराधिकारियों को चखने पड़े। अब अहमदनगर का विलोप था बीजापुर और गोलकुंडा द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करना। देखिए अहमदनगर का विलोप था बीजापुर और गोलकुंडा द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करना। शाहजहां 1628 में तख्त पर बैठा। शाहजहां 1628 में आपको क्या शाहजहां 1628 में आपको शाहजहां 1628 में तख्त पर बैठा। शाहजादे के रूप में दक्कन में 2 अभियानों का नेतृत्व कर चुकने और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह के दौरान दक्कन में अच्छा खासा समय बिताने के बाद शाहजहां को दक्कन और उसकी राजनीति का काफी कुछ अनुभव और निजी ज्ञान प्राप्त हो चुका था। शासक के रूप में शाहजहां का पहला लक्ष्य दक्कन के उन क्षेत्रों को वापस पाना था जो निजामशाही शासक के हाथों में चले गए थे। इसके लिए उसने एक पुराने और अनुभवी अमीर खान ए जहां लोधी को नियुक्त किया, लेकिन खान ए जहां लोधी इस कार्य को पूरा करने में असफल और उसे दरबार में वापस बुला लिया गया। कुछ ही समय बाद खान ए जहां विद्रोह करके निजाम शाह से जा मिला। उससे बरार और बालाघाट के बाकी भागों से मुगलों को बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया। एक अग्रणी अमीर को शरण देने का मतलब मुगलों को चुनौती देना था, जिसे शाहजहां अनदेखा नहीं कर सकता। स्पष्ट था कि मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसकी बरार और बालाघाट में मुगलों की सत्ता को मान्यता न देने की नीति को निजामशाही शासक जारी रखे हुए था। इसलिए शाहजहां इस नतीजे पर पहुंचा कि अहमदनगर जब तक एक स्वतंत्र राज्य बना रहेगा, दक्कन में मुगलों को शांति नहीं मिल सकती। यह अकबर और जहांगीर की नीति से एक बहुत बड़ा अलगाव था। साथ ही दक्कन में जितना एकदम आवश्यक हो उससे अधिक मुगल क्षेत्र को बढ़ाने में शाहजहां की रुचि नहीं थी। इसलिए उसने बीजापुर के शासक को पत्र लिखकर प्रस्ताव रखा कि अगर वो अहमदनगर के खिलाफ सोचे जा रहे अभियान मुगलों का सहयोग करे तो उसे मोटे तौर पर अहमदनगर राज्य का 1/3 भाग दे दिया जाएगा। कूटनीतिक और सैनिक स्तर पर अहमदनगर को अलग थलग करने की शाहजहां की यह चुनौती देखिए शाहजहां की
देखिए यहाँ पर क्या कि सैनिक स्तर देखिए सैनिक स्तर पर अहमदनगर को अलग थलग करने की शाहजहाँ की एक सोची समझी चाल थी। इसने विभिन्न मराठा सरदारों को मुगल सेना में शामिल होने के संकेत भेजे। देखिए आरंभ में शाहजहाँ अपनी चालों में सफल रहा। मलिक अंबर ने अपने अभियानों के दौरान कुछ प्रमुख बीजापुरी अमीरों को हराया और मार डाला था। मलिक अंबर के हाथों आपको नौरसपुर की आज़ादी और सुरापुर को कब्जे के रूप में मिला अपमान से आदिल शाह भी करा रहा था। इसलिए उसने शाहजहाँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मुगलों से सहयोग करने के निजाम शाही सीमा पर एक सेना तैनात कर दी। देखिए लगभग इसी से मुगलों के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में जाधव राव को विश्वासघात करके निजाम शाही दरबार में मार डाला गया। वह एक प्रमुख मराठा सरदार था जो जहांगीर काल में मुगलों से जा मिला था। पर फिर निजाम शाह की सेना वापस आ गया था। फलस्वरूप शाहजी भोंसले जो उनका दामाद था और शिवाजी का पिता था, अपने संबंधियों के साथ मुगलों से आ मिला। शाहजहाँ ने उसे 5,000 का मनसब दिया और पुरा के क्षेत्र में जागीर दी। अनेक दूसरे प्रमुख मराठा सरदार भी शाहजहाँ से आ मिले। फिर आपको आगे हम देखिए कि 1629 में शाहजहाँ देखिए 1629 में शाहजहाँ ने अहमदनगर के खिलाफ बड़ी-बड़ी सेनाएँ तैनात की। इनमें से एक को पश्चिम में बालाघाट क्षेत्र और दूसरे को पूरा मैत्रेयगढ़ क्षेत्र में अपना काम करना था। अपनी देखिए उनकी गतिविधियों के समन्वय के लिए बादशाह स्वयं बुरहानपुर पहुँच गया। बिना ढील दिए दबाव डालकर अहमदनगर राज्य के बड़े-बड़े भागों पर मुगलों का अधिकार हो गया। परेंदा पर घेरा डाला गया जो राज्य की आखिरी चौकियों में से एक था। निजाम शाह ने अब आदिल शाह से एक दयनीय गुहार की। कि उसने कहा कि राज्य का अधिकांश भाग मुगलों का अधीन है और अब अगर परिंदा का पतन होता है तो उसका मतलब निजाम शाह वंश का खात्मा होगा। उसने चेतावनी दी कि इसके बाद बीजापुर की बारी आई। अहमदनगर में मुगलों के लगातार बढ़ते आने पर बीजापुर दरबार का एक शक्तिशाली समूह बेचैन हो रहा था। वास्तव में सरहद पर तैनात बीजापुरी सेनाओं ने बस स्थिति का जायजा लिया था और मुगल कार्रवाई में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया था। अब देखिए आप अपनी ओर से मुगलों ने भी आदिल शाह को समझौते में तय हुए क्षेत्र देने से इनकार कर दिया था। अपनी ओर से मुगलों ने भी आदिल शाह को समझौते में तय हुए क्षेत्र देने से इनकार कर दिया था। फलस्वरूप आदिल शाह भड़क उठा। उसने निजाम शाह की सहायता करने का निश्चय किया, जिसने उसे सोलापुर सौंप देने का वादा किया था। राजनीतिक स्थिति के इस मोड़ ने मुगलों को परिंदा का घेरा उठाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अहमदनगर की आंतरिक स्थिति अब मुगलों के पक्ष में पलट गई। मलिक अंबर के बेटे फतेह खान को निजाम शाह ने अभी हाल में इस आशा पर पेशवा नियुक्त किया था कि वह शाहजहाँ को शांति संधि के लिए प्रेरित कर सकेगा। इसके बदले फतेह खान ने शाहजहाँ से गुप्त वार्ता शुरू कर दी थी और उसके कहने पर निजाम शाह का कत्ल करके गद्दी पर एक कठपुतली को बिठा दिया। उसने मुगल बादशाह के नाम से कुतवा भी पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाए। पुरस्कार स्वरूप फतेह खान को मुगल सेवा में ले लिया गया और पुणे के आसपास की जागीर जो शाहजी को दी गई थी अब उसे हस्तांतरित कर दी गई। फलस्वरूप शाहजी ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। ये घटना 1632 की है। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर फतेह खान के समर्पण के बाद शाहजहाँ महाबत खान को दक्कन में मुगल सूबेदार नियुक्त करके स्वयं आगरा लौट गया। बीजापुर तथा शाहजी समेत देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया है बीजापुर तथा शाहजी समेत स्थानीय निजामशाही अमीरों के संयुक्त विरोध के सामने यहाँ देखिए क्या कि अमीरों के संयुक्त विरोध के सामने महाबत खान ने अपने आप को बहुत मुश्किल हालात में पाया। परिंदा ने बीजापुर के आगे समर्पण कर दिया, जिसने किला दौलताबाद के लिए भी एक जोरदार कोशिश की और किले के समर्पण के बदले फतेह खान को बड़ी भारी दौलत देने का प्रस्ताव किया। दूसरी जगहों पर भी मुगलों को अपनी स्थिति बनाए रखना कठिन लगने लगा। इस तरह देखा जा सकता है कि मुगल और बीजापुर वास्तव में अहमदनगर की लाश को बांटने के संघर्ष में लगे हुए थे। दौलताबाद से समर्पण कराने और वहां अपनी छावनी बनाने के लिए आदिल शाह ने रणदौरा खान और मुरारी पंडित के नेतृत्व में एक बड़ी फौज भेजी। मुगलों को परेशान कराने और उनकी रसद बंद कराने के लिए शाहजी को भी बीजापुर की सेवा में ले लिया गया। पर
पर बीजापुरी सेना और शाहजी की मिलजुली कार्रवाई भी नाकाम रही। महाबत खान ने दौलताबाद को 1633 में कसकर घेरा और छावनी को समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए निजाम शाह को कैद करके ग्वालियर भेज दिया गया। इस तरह देखिए इस तरह निजाम शाही वंश का अंत हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लेकिन मुगलों यहाँ पर देखिए लेकिन मुगलों की समस्या इससे भी हल नहीं हुई। मलिक अंबर के उदाहरण का अनुकरण करते हुए शाहजी ने एक निजाम शाही शहजादा ढूंढ निकाला और उसे शासक बना दिया। देखिए शाहजी की सहायता के लिए आदिल शाह ने 7-8 हज़ार घुड़सवारों का दस्ता भेजा और अनेक निजाम शाही कुलीनों को अपने अपने किले शाहजी को सौंप देने के लिए प्रेरित किया। अनेक तोड़ दिए गए निजाम शाही सैनिक टुकड़ियों के सैनिक शाहजी से आ मिले, जिससे उसकी सेना बढ़कर 20,000 सवार तक जा पहुंची। इसके बल पर उसने मुगलों को परेशान किया और अहमदनगर राज्य के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने अब दक्कन की समस्याओं पर स्वयं ध्यान देने का निश्चय किया। उसने महसूस किया कि परेशानी की जड़ बीजापुर का रवैया है, इसलिए उसने बीजापुर पर आक्रमण करने की एक बड़ी सेना भेजी और आदिल शाह को संकेत भी भेजे, जिनमें अहमदनगर के इलाके को बीजापुर और मुगलों के बीच बांटने के पिछले समझौते को फिर नए सिरे से मानने का प्रस्ताव किया गया। दाम और दंड की इस नीति कारण दाम और दंड की इस नीति के कारण इस नीति कारण दक्कन में शाहजहां की अग्रगति कारण को बीजापुर की राजनीति में एक और परिवर्तन आया। मुरारी पंडित समेत मुगल विरोधी गुट के नेता अपदस्थ करके मार डाले गए और शाहजहां के साथ एक और अहदनामा या समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार आदिल शाह ने मुगलों को अधिराज्य स्वीकार करने 20 लाख रुपए हर्जाना देने तथा गोलकुंडा के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, जिससे मुगलों के संरक्षण में ले लिया गया था। देखिए तय हुआ कि भविष्य में बीजापुर और गोलकुंडा के बीच कोई भी विवाद मध्यस्थता के मुगल बादशाह के सामने लाया जाएगा। आदिल शाह ने वादा किया कि शाहजी से अधीनता मनवाने के लिए वह मुगलों से सहयोग करेगा और अगर वह बीजापुर की सेवा में आना स्वीकार करता है तो उसे दक्षिणी मुगलों की सीमा से दूर नियुक्त किया जाएगा। इनके बदले अहमदनगर का लगभग 20 लाख खून इसके बाद आपको अहमदनगर का लगभग 20 लाख खून लगभग 80 लाख रुपए वार्षिक राजस्व का इलाका बीजापुर को दे दिया गया। देखिए शाहजहां आदिल शाह के नाम एक सत्य वचन प्रमाण भी भेजा, जिस पर बादशाह के हथेली की छाप लगी थी कि इस समझौते की शर्त का कभी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। शाहजहां ने गोलकुंडा से भी एक समझौता करके दक्कन का बंदोबस्त पूरा कर दिया। देखिए वहाँ के शासक कुतबे से शाह ईरान का नाम निकाल कर उसमें शाहजहां का नाम शामिल करने की हामी भरी। शामिल करने की हामी भरी। इसमें आगे आपको देखिए यहाँ पर क्या कि शामिल करने की आपको हामी भरी। हाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या कि बीजापुर और गोलकुंडा के साथ 1636 की आपको देखिए क्या देखिए इसमें देखिए कि कुतुब शाह ने देखिए क्या कि कुतुब शाह ने बादशाह का वफादार रहने का वादा किया। 4 लाख खून सालाना का खिला, जिसे गोलकुंडा पर बीजापुर को दे रहा था, माफ कर दिया गया। गोलकुंडा को मुगल संरक्षण के बदले मुगल बादशाह को 2 लाख खून सालाना देने को कहा गया। अब बीजापुर और गोलकुंडा के साथ 1636 की संधि श्रेष्ठ राजनीतिक कदम थे। वास्तव में उन्होंने शाहजहां को अकबर का परम उद्देश्य पूरा करने में सफलता दिलाई। मुगल बादशाह की अधिराज्य अब देश के चारों कोनों में स्वीकार की जाने लगी थी। मुगलों के साथ शांति के बाद दक्षिणी राज्य मुगलों के बाद शांति के बाद दक्षिणी राज्य अब दक्षिण की ओर अपने पांव फैलाने की स्थिति में थे। 1636 की संधियों के बाद एक दशक में बीजापुर और गोलकुंडा ने कृष्णा नदी से लेकर तंजावुर और उससे आगे तक कर्नाटक के समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र को रौंद डाला। इस क्षेत्र में अनेक छोटे राजवाड़ों का शासन था। उनमें से अनेक तो विजयनगर के भूतपूर्व शासक राय की सैद्धांतिक अधीनता स्वीकार करते थे, जैसे तंजावुर, जिंजी और मदुरै के नायक। इन राज्यों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा ने अनेक अभियान चलाए। शाहजहां की सहायता से उन्होंने अपनी सेनाओं द्वारा जीते गए क्षेत्रों और
और मालों को बीजापुर और गोलकुंडा के बीच 2:1 के अनुपात में बाँटने का समझौता किया। इन दोनों के बीच बार-बार के झगड़ों के बावजूद विजय का चक्र बढ़ता रहा। देखिए इस तरह एक छोटी-सी अवधि में इन दोनों राज्यों के इलाके दो गुने से अधिक बढ़ गए और वे अपनी शक्ति बढ़ गए और वे अपनी शक्ति और समृद्धि के चरम पर जा पहुँचे। देखिए अगर ये शासक जीत गए क्षेत्रों पर अपनी पकड़ को मजबूत बना पाते तो दक्कन में आपको शांति का एक लंबा युग चला होता। देखिए यहाँ पे मैप है, भारत अकबर की मृत्यु के समय का आपको यहाँ पे मैप है। फिर देखिए क्या लेकिन तीव्र प्रसार ने इन राज्यों में जो भी आंतरिक संगठन था उसे कमज़ोर कर दिया। बीजापुर में आपको शाहजी और उसके बेटे शिवाजी जैसे और गोलकुंडा के अग्रणी अमीर मीर जुमराज जैसे महत्वाकांक्षी अमीरों ने अपने प्रभाव से बनाने शुरू कर दिए। मुगलों ने भी देखा कि दक्कन में शांति संतुलन डगमगा चुका है और उन्होंने इन राज्यों के पराशावादी चरण में आपको अपनी कृपा और तटस्थता बनाए रखने की कीमत मांगी। 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद मुगल सुबेदार बनकर औरंगजेब के दक्कन पहुंचने के बाद ये घटनाक्रम अपने चरम पर पहुंचे। इन घटनाक्रमों की विवेचना आगे के एक अध्याय में की जाएगी। अब आगे देखिए क्या है, अब आगे यहाँ पर कहा गया कि दक्कनी राज्यों का सांस्कृतिक योगदान। अब देखिए दक्षिणी राज्यों का सांस्कृतिक योगदान देखिए दक्षिणी राज्यों को अनेक सांस्कृतिक योगदानों का श्रेय प्राप्त है। अली आदिल शाह की मृत्यु 1580 में और हिंदू और मुस्लिम संतों से चर्चाएं करना पसंद था और उसे सूफी कहा जाता था। देखिए उसने अकबर से भी पहले कैथलिक मिशनरियों को अपने दरबार निमंत्रित किया था। उसके पास एक उम्दा पुस्तकालय था जिसमें उसने संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान वामन पंडित को नियुक्त किया था। उसके अधिकारियों ने भी संस्कृत एवं मराठी को संरक्षण देना जारी रखा। देखिए अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580-1627 ईस्वी तक। आदिल शाह द्वितीय ने 9 साल की आयु में गद्दी बैठा हुआ गरीबों बहुत मेहरबान था और अबला बाबा मतलब गरीबों का दोस्त कहा था। अबला बाबा गरीबों का दोस्त कहता था। संगीत में उसकी गहरी दिलचस्पी थी और उसने एक किताब नौरस शीर्षक से रची थी और किताब नौरस शीर्षक से रची थी जिसमें भी नागों पर गीत लिखे गए थे। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बसाई जिसमें बड़ी संख्या में संगीतकारों को बसने के निमंत्रित किया गया। अपने गीतों में उसने संगीत और ज्ञान की देवी सरस्वती की खुलकर वंदना की। अपने उदार दृष्टिकोण कारण वह जगत गुरु कहा है। वह हिंदू संतों और मंदिरों समेत सभी को संरक्षण देता था। इसमें वह दान भी शामिल था जो विठोबा की आराधना के केंद्र पंढरपुर को दिया गया था। यही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन केंद्र बन गया था। देखिए इब्राहिम आदिल शाह की उदार सहिष्णु नीति को उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। देखिए अहमदनगर राज्य की सेवा में मराठा परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। गोलकुंडा के कुतुब शाह कहे जाने वाले शाह भी सैनिक प्रशासनिक और कूटनीतिक उद्देश्यों से हिंदू मुसलमान दोनों की सेवाओं का उपयोग करते थे। इब्राहिम कुतुब शाह मृत्यु 1580 में। इब्राहिम कुतुब शाह के राज्य में मुरहरी राय पेशवा के पद तक पहुंचा। यह पद अमीर जुमरा या वजीर के पद के ही नीचे था। देखिए जब यह राजवंश कायम हुआ राज्य में आपको नायकवाड़ी जो सैनिक एवं भूस्वामी तत्व थे एक ताकत बनकर उभरे। 1672 से लेकर 1687 में मुगलों का अधिकार में जाने तक राज्य के प्रशासनिक और सैनिक मामलों पर दो भाइयों मदना और अकना का वर्चस्व था। गोलकुंडा में देखिए क्या है, गोलकुंडा में साहित्यकारों का बौद्धिक शरण स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहित्य और वास्तुकला का बेहद शौकीन था। सुल्तान कला और साहित्य का संरक्षक होने के साथ साथ स्वयं भी कोई साधारण कवि नहीं था। वह दक्कनी उर्दू फारसी और तेलुगु में रचना करता था और पीछे एक बड़ा सा दीवान काव्य संग्रह छोड़ गया है। काव्य में देखिए क्या काव्य में धर्मनिरपेक्षता का सुर लाने वाला वह बड़ा शायर था। अल्लाह और पैगंबर का स्तुति करने के बाद उसने प्रकृति प्रेम और अपने समय के समाजी जीवन के बारे में लिखा है। दक्कनी रूप में उर्दू का विकास इस काल का एक महत्वपूर्ण विकास क्रम है। मोहम्मद
मोहम्मद कुली कुतुब शाह उत्तराधिकारी था। उस काल के दूसरे बहुत से कवियों और लेखकों ने भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में यहाँ पे क्या एक अब साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया। देखिए फ़ारसी के अलावा इन लेखकों ने रूपों, मुहावरों और विषयों तथा आपको शब्द भंडार के लिए भी हिंदी और तेलुगु पर भरोसा किया। बीजापुरी दरबार ने भी उर्दू को संरक्षण दिया। महाकवि नुसरती ने जो 17वीं सदी के मध्य के शायर हैं, कनक नगर के शासक राजा मनोहर और मधुमालती की प्रेम गाथा लिखी है। दक्कन से उर्दू 18वीं सदी में उत्तर भारत आई। देखिए वास्तुकला को ले तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे मशहूर वो चार मीनार है। 1592 में पूरी होने वाली यह इमारत मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बसाए हुए नगर हैदराबाद के मध्य स्थित है। इसमें 4 ऊंची मेहराबें हैं जो 4 दिशाओं में है। उसके सौंदर्य का मुख्य आकर्षण 4 मीनारें हैं जो 4 मंजिला और 48 मीटर ऊंची है। मेहराबों के दोहरे पर्दे पर बारीक नक्काशी की गई है। बीजापुर के शासकों ने वास्तुकला में हमेशा एक ऊंचा मानदंड और एक बेदाग सुरुचि का परिचय दिया। इस काल की बीजापुरी इमारतों में सबसे मशहूर इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद है। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है और इसकी शैली अपनी निखार की पराकाष्ठा पर पहुंची भी। देखिए गोल गुंबज का निर्माण आपको 1660 में हुआ। यह अभी तक की सबसे बड़ी गुंबद है। इसके तमाम मीनारें संतुलित किए हुए हैं। कहते हैं कि विशाल कक्ष के कोने में कोई फुसफुसाए तो दूसरे छोर पर वह साफ सुनाई देती थी। देखिए विशाल कक्ष के एक कोने में कोई फुसफुसाए तो दूसरे छोर पर वह साफ सुनाई देती थी। दक्कन में चित्रकला भी फली फूली और इब्राहिम आदिल शाह के दौर में अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंची। देखिए इब्राहिम आदिल शाह का आपको जीवन काल, आपको शासन काल 1580 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। इस तरह हम देखते हैं कि दक्कनी राज 17वीं सदी में पंथगत हिंसा पर काबू पाने में सफल रहे। उन्होंने सांप्रदायिक सामंजस्य का ऊंचा मानदंड बनाए रखा। उनका योगदान संगीत, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्रों में भी रहा। अब आते हैं मुगलों की विदेश नीति। आप देखिए क्या मुगलों की जो विदेश नीति रही वो आपको कैसी रही। इसमें देखिए आपको जो कहा गया मुगलों की विदेश नीति 16 मुगलों की विदेश नीति हम देखिए। इसमें देखिए हम पहले देख चुके 3 शक्तिशाली साम्राज्य उज़्बेक, ईरान और तुर्की के उदय के साथ काबुल और कंधार पर मुगलों के नियंत्रण में विस्तार के बाद किस तरह मुगल मध्य और पश्चिमी एशिया के राजनीतिक और कूटनीतिक संघर्षों में और भी गहरा दखल देने लगा। व्यापार के सीमाओं के खुल जाने के बाद मुगल इस क्षेत्र में भारत के व्यापार को बढ़ाने में भी दिलचस्पी लेने लगे। अभी तक कायदा रहा कि मुगल साम्राज्य को शेष एशिया से लगभग अलग रख कर प्रस्तुत किया जाता था। मुगलों के काल में एक सुस्पष्ट विदेश नीति के विकास से पता चलता है कि भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना के बाद राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों के मध्य और पश्चिमी एशिया की शक्तियों के साथ उसका संपर्क में आना स्वाभाविक था। देखिए समरकंद से और खुरासान समेत उसके आसपास के क्षेत्रों से बाबर और दूसरे के तैमूरी शाहजादाओं के निष्कासन के जिम्मेदार होने के कारण उज़्बेक मुगलों के स्वाभाविक शत्रु थे। साथ ही उज़्बेकों को सफवियों की बढ़ती शक्ति से भी टकराना पड़ा, जो खुरासान के दावेदार थे। खुरासान का पठान ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता है तथा चीन को। देखिए तथा आपको क्या कि चीन और भारत जाने वाले मार्ग इसी से गुजरते हैं। इससे उज़्बेकों के खिलाफ सफवियों और गुलामों का आपस में हाथ मिलाना स्वाभाविक था, विशेषकर इसलिए कि कंदहार छोड़कर उनके बीच कोई सीमा विवाद नहीं था। देखिए उज़्बेकों ने ईरान के सफवी शासकों के साथ जो सुन्नियों का निर्मम दमन करते थे अपने पंथगत मतभेदों से उठाने का प्रयास किया। उज़्बेक और मुगल शासक दोनों ही सुन्नी थे। मुगल शासक दोनों ही सुन्नी थे, लेकिन मुगल इतने विशाल हृदय थे कि वे पंथगत मतभेदों में नहीं फंसे। एक सियासती अर्थात ईरान से मुगलों के गठबंधन से
मुगलों के गठबंधन से भीड़ कर उज़्बेकों ने कभी कभार पेशावर और काबुल के बीच काबुल के बीच के उत्तर पश्चिम सीमा पर रहने वाले कट्टर अफगान और कभी बलूच कबायलियों को मुगलों के खिलाफ भड़काया। देखिए इस समय पश्चिम एशिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उस्मानी तुर्कों का था। ये देखिए ये अपने पहले शासक उस्मान मृत्यु बाद 1326 में उस्मान के नाम पर उस्मानी तुर्क कहे जाते हैं। कहे जाते थे। देखो उन्होंने एशिया माइनर और पूर्वी यूरोप को लौट डाला था। तब 1529 में सीरिया मिस्र और अरब को जीत लिया था। काहिरा में बैठे नाम मात्र के खलीफा में उन्होंने रोम के सुल्तान को पदवी हासिल की थी। आगे चलकर उन्होंने बादशाह इस्लाम का भी खिताब अपना लिया था। देखिए यहाँ पर क्या कि ईरान में ईरान में एक सियासती उदय ने उस्मानी सुल्तानों को अपनी पूर्वी बाजू की तरफ के खतरे के प्रति सजग कर दिया था। सजग कर दिया था। सबरी के साफवियों के उदय से देखो साफवियों के उदय से उनके अपने साफवियों को उदय से साफवियों के उदय से यहाँ क्या कि देखिए साफवियों के उदय से उनके अपने क्षेत्र में शिया मत को बढ़ावा मिलेगा। तुर्की सुल्तानों ने सदम एक मशहूर लड़ाई में आपको शाह ईरान को हराया। बगदाद का बाहरी एक मिनट आपको फिर से बगदाद पता उत्तरी ईरान में इरवान के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण के आपको ईरान उस्मानियों का टकराव हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अरब के तटीय क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर लिया था। फारस की खाड़ी और भारतीय समुद्र से पुर्तगालियों को निकालने की कोशिश की। पश्चिम उस्मानी खतरे ने ईरानियों के देखिए पश्चिम में आपको उस्मानी एक मिनट फिर से यहाँ देखिए पश्चिम उस्मानी खतरे ने इस ईरानी और मुगलों से मित्रता के मजबूर कर दिया। खासकर तब जबकि पूरा में उनका सामने एक हमलावर उज्बेक शक्ति से था। मुगलों ने ईरानियों के खिलाफ एक त्रिपक्षीय उस्मानी मुगल उज्बेक गठजोड़ के उज्बेक प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें एशिया शक्ति है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया या फिर देखिए क्योंकि इससे एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ता और उज़्बेक का शक्ति का सामना करने के लिए वे अकेले रह जाते हैं। देखिए ईरान के साथ गठजोड़ मध्य एशिया से व्यापार को बढ़ावा देने में भी सहायक था। देखिए अगर मुगलों के पास कुछ अधिक मजबूत नौसेना होती तो हो सकता है कि वे तुर्की और गाढ़ा संबंध आपको क्या और एक मिनट फिर से देखिए क्योंकि तुर्की का सुल्तान एक मिनट आपको देखिए देखिए एक फिर से कहाँ पर थे यार देखिए वे अकेले देखिए ईरान के साथ गठजोड़ मध्य एशिया से व्यापार को बढ़ावा देने में भी सहायक था। अगर मुगलों के पास कुछ अधिक मुगलों के पास कुछ अधिक मजबूत नौसेना होती तो वो हो सकता है कि वह तुर्की से और गाढ़ा संबंध बना पाते जो स्वयं एक नौसैनिक शक्ति था और भूमध्य सागर में यूरोपीय शक्तियों की नौसेनाओं के साथ संघर्षरत था। क्योंकि तुर्की का सुल्तान खलीफा के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रहा था। देखिए जिसे वे मानने के तैयार ना थे। ये ही कुछ बातें थी जिन्होंने मुगलों की विदेश नीति को निर्धारित किया। अकबर और उज़्बेक की बात यहाँ पर है तो हम अगले दिन देखेंगे। देखिए अकबर उज़्बेक क्या है कि 1510 ईस्वी के सफ़ियों के हाथों उज़्बेक सरदार शेरवानी खान की शिकस्त के बाद बाबर को थोड़े समय के लिए समरकंद वापस मिला। हालांकि उज़्बेकों के हाथों ईरानियों की करारी शिकस्त के बाद बाबर को यह नगर छोड़ना पड़ा। परसा ईरान से मिली सहायता ने मुगलों और सफ़वियों के बीच दोस्ती की एक परंपरा कायम की। बाद में साफवी सुल्तान
सुल्तान शाह तहमासप से हुमायूं ने भी सहायता पाई। जब शेरशाह द्वारा भारत से निकाले जाने के बाद उसके दरबार में शरण मांगी। 1510 के दशकों में अब्दुल्ला खान उज़्बेक के अंतर्गत उज़्बेकों की क्षेत्रीय शक्तियाँ तेजी से बढ़ी। 1572-73 में अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने बल्ख पर कब्जा कर लिया, जो बदखशां के साथ मुगलों और उज़्बेकों के बीच एक तरह का तटस्थ क्षेत्र था। 1577 में अब्दुल खान ईरान के बंटवारे के प्रस्ताव के साथ अकबर के पास एक दूत भेजा। देखिए शाह तहमास्प की मृत्यु 1576 के बाद ईरान अराजकता और अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। अब्दुल्ला खान का आग्रह था कि अकबर भारत से सेना लेकर ईरान पर चढ़ाई कर दे, ताकि संयुक्त प्रयासों में इराक, खुरासान और फारस को जदीदियों मतलब शियाओं से मुक्त करा सके। पंथी के संकीर्णता की इस दुहाई से अकबर प्रभावित नहीं हुआ। बेचैन उज़्बेकों ने उनके ही दायरे में रखने के लिए एक मजबूत ईरान अनिवार्य था। साथ ही अकबर के उज़्बेकों से उलझने की कोई इच्छा नहीं थी, बशर्ते वे काबुल या भारतीय क्षेत्रों में खतरा न बने। यही अकबर की विदेश नीति का केंद्र था। अब्दुल्ला उज़्बेक उस्मानी सुल्तान से भी संपर्क किया और ईरान के खिलाफ को सुन्नी शक्तियों के त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा। अब्दुल्ला खान की पेशकश के जवाब में अकबर ने अब्दुल्ला उज़्बेक के पास अपना दूत भेजा, जिसमें कहा गया कि विधान और धर्म संबंधी भेदों को विजय का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। मक्का में हाजियों की कठिनाइयों के बाद उसने कहा कि गुजरात की विजय के बाद हज यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए एक नया मार्ग खुल गया है। उसने ईरान के साथ पुरानी दोस्ती पर भी जोर दिया और सफवियों के बारे में अपमानजनक बातें कहने के लिए अब्दुल्ला खान उज़्बेक को फटकारा। मध्य एशिया के मामले अकबर की बढ़ती रुचि का पता इस बात से चलता है कि उसने तैमूरी सुल्तान मिर्जा सुलेमान को दरबार में शरण दी, जिसे बदखशां से उसके पोते ने खदेड़ दिया था। अबुल फजल कहते हैं कि खैबर दर्रे को पहिएदार सवारियों को उपयुक्त बना दिया गया था और मुगलों के डर से बल्ख के दरवाजे प्राय बंद रखे जाते थे। बदखशां पर हमला बचाने के लिए अब्दुल्ला उज़्बेक ने अपने कायदे एजेंट जलाल के जरिए, जो धर्म के मामले में कट्टर था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों को भड़काया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अकबर को अटक आना पड़ा। इन्हीं कार्रवाई के दौरान अकबर खैबर दर्रे की एक लड़ाई में अपने एक गहरे मित्र राजा बीरबल को खो बैठा। 1585 में अब्दुल उज़्बेक ने अचानक बदखशां पर अधिकार कर लिया। मिर्जा सुलेमान और उसके पोते दोनों ने अकबरी दरबार में शरण ली और उपयुक्त मनसब पाए। इस बीच उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मृत्यु 1585 के बाद अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में समेट लिया। इस तरह मुगल और उज़्बेक की सीमाएं आसपास आ गई। अब्दुल्ला खान ने अब एक और दूत भेजा, जिसका अकबर ने सिंध के किनारे अटक में स्वागत किया। सीमा के इतने पास आकर बराबर मौजूदगी ने अब्दुल्ला उज़्बेक को बेचैन कर दिया था। इस बीच उज़्बेकों ने ईरान से खुरासान के वे अधिकांश हिस्से छीन लिए, जिन पर उनकी लालची नजर थी। यहाँ पर क्या जो 15 साल देखिए यहाँ पर क्या कि इस स्थिति में अकबर ने अकबर को सबसे अच्छी बात यह लगी कि वह उज़्बेक सरदार से समझौता कर ले। इसे उसने एक पत्र और एक मौखिक संदेश के साथ अपने एक कारिंदे को अब्दुल्ला खान उज़्बेक के पास भेजा। लगता है एक समझौता भी हुआ, जिसमें हिंदू कुश को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया। इसका मतलब यहाँ देखिए
इसका मतलब यह था कि इसका मतलब यह था कि मुगलों ने बदखसा और बल्ख पर अपना दावा छोड़ दिया, जो 1585 तक तैमूरी राजाओं के शासन में थे। पर इसका मतलब यह भी था कि उज़्बेक काबुल और कंधार पर दावा नहीं करेंगे। हालांकि किसी भी पक्ष ने अपना दावा औपचारिक रूप से नहीं छोड़ा, पर फिर भी इस समझौते ने मुगलों और हिंदू कुश के रूप में एक रक्षणीय सीमा अवश्य दे दी। अकबर ने 1595 में कंधार को जीतकर एक वैज्ञानिक और रक्षणीय सीमा स्थापित करने का अपना उद्देश्य पूरा किया। इसके अलावा स्थिति बनाए रखने का अकबर ने 1586 ईस्वी में ही लाहौर में आकर बैठा रहा। 1598 को अब्दुल्ला खान उज़्बेक की मौत के बाद ही वो आगरा के लिए चला। अब्दुल्ला की मौत के बाद उज़्बेक का परस्पर युद्धरत रजवाड़ों में बंट गए और बहुत समय तक मुगलों के खतरा नहीं बन सके। अब ईरान से संबंध और कंधार का प्रश्न, यहाँ देखिए कंधार का प्रश्न देखिए। ईरान के खिलाफ कोशिया विरोधी भावना भड़काने कोशिशों और सफ़वी और शासकों की निर्मम नीतियों के प्रति मुगलों की नापसंदगी के बावजूद उज़्बेक शक्ति का डर सफ़वी और मुगलों को साथ लाने वाले सबसे शक्तिशाली कारण था। दोनों के बीच परेशानी की अकेली जड़ कंधार था, जिस पर अधिकार के दावे रणनीतिक और आर्थिक आधार पर भी किए जाते थे तथा भावना और प्रतिष्ठा के आधार पर भी। कंधार तैमूरी साम्राज्य का अंग रह चुका था और बाबर के रिश्ते के भाई जो हेरात के शासक थे, उस पर 1507 में उज़्बेकों द्वारा बेदखल किए जाने तक शासन कर चुके थे। रणनीतिक दृष्टि से कंधार काबुल की सुरक्षा के अनिवार्य था। कंधार का किला इस क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था और उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था थी। काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के संधि स्तर पर स्थित कंधार पूरे दक्षिण अफगानिस्तान का केंद्र था और उसकी स्थिति बहुत रणनीतिक महत्व की थी। देखिए यहाँ पर एक आधुनिक ब्रिटिश टीकाकार के अनुसार काबुल गजनी कंधार रेखा एक रणनीतिक और तार्किक सीमा रेखा की सूचक थी। काबुल और खैबर से परे प्रतिरक्षा की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं थी। इसके अलावा कंधार के नियंत्रण से अफगान और बलूच कबीलों को नियंत्रित करना और आसान हो जाता था। अकबर के सिंध और बलूचिस्तान विजय के बाद मुगलों के कंधार का रणनीतिक और आर्थिक महत्व और बढ़ गया था। कंधार एक समृद्ध और उपजाऊ प्रांत तथा भारत और मध्य एशिया के बीच मनुष्यों और वस्तुओं की आवाजाही की केंद्र था। मध्य एशिया से कंधार होते हुए मुसलमान तक और फिर सिंधु नदी के रास्ते समुद्र तक के व्यापार का महत्व लगातार बढ़ता गया। कारण कि युद्धों और आंतरिक हलचल के कारण ईरान से जाने वाली सड़कें अक्सर असुरक्षित होती थी। अकबर इस मार्ग पर व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था और अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने कहा कि मक्का में तीर्थयात्री और माल भेजने का एक वैकल्पिक मार्ग। इन सभी कारणों को ध्यान में रखें तो पता चलेगा कि कंधार ईरान के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मुगलों के लिए था। ईरान के लिए कंधार प्रतिरक्षा व्यवस्था का एक अपरिहार्य गढ़ होने के बजाय निस्संदेह महत्वपूर्ण ही सही एक बाहरी चौकी अधिक था। लेकिन आरंभिक चरण में कंधार के विवाद से दोनों देशों के अच्छे संबंध प्रभावित नहीं हुए। कंधार 1522 में बाबर के हाथों में आया जब उज़्बेक एक बार फिर खुरासान के खतरा बने हुए थे। हुमायूं की मृत्यु को फैली अफरा तफरी का लाभ उठाकर शाह तहमास्प ने कंधार पर अधिकार कर लिया। फिर उसे पाने का कोई प्रयास अकबर ने तब तक नहीं किया जब तक अब्दुल्ला के नेतृत्व में उज़्बेक ईरान और मुगलों के लिए फिर से खतरा नहीं बने। मुगलों की कंधार विजय अकबर और उज़्बेकों के बीच ईरानी साम्राज्य के बंटवारे के किसी समझौते का अंग नहीं था। जैसा कि कुछ आधुनिक इतिहासकार का तर्क है कि इसका उद्देश्य संभावित उज़्बेक आक्रमण के खिलाफ उत्तर पश्चिम एक व्यावहारिक सीमा रेखा बनाना था, क्योंकि खुरासान तब तक उज़्बेक नियंत्रण में जा चुका था और कंधार फारस से ईरान से कट चुका था। मुगलों कंधार विजय के बावजूद ईरान और मुगलों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। शाह अब्बास प्रथम जो सफ़ी शासकों में शायद सबसे महान था, मुगलों से अच्छे संबंध रखने में रुचि रखता था। देखिए शाह अब्बास प्रथम का शासन काल को 1588 से लेकर 1629 तक रहा। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि उसके और जहांगीर के बीच
बीच प्रतिनिधिमंडल और दुर्लभ वस्तुओं समेत सबसे कीमती उपहारों का नियमित आदान-प्रदान होता चलता था। शाह अब्बास ने दक्षिणी शासकों के साथ भी गहरे कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए, पर जहांगीर ने इस पर आपत्ति नहीं की। कोई पक्ष खतरा महसूस नहीं करता था, और एक काल्पनिक चित्र में तो एक दरबारी चित्रकार ने जहांगीर और शाह अब्बास को गले लगते दिखाया है, जबकि दुनिया का गोला उनके पैरों के नीचे है। सांस्कृतिक स्तर पर इस काल में नूरजहां की सक्रिय सहायता से दोनों देश और करीब आ गए। पर यह गठबंध जहांगीर से अधिक शाह अब्बास के उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि अपने भाई शाह अब्बास की दोस्ती के कारण सुरक्षा का एहसास करके जहांगीर ने उज़्बेक सरदारों को दोस्त बनाने पर ध्यान नहीं दिया। 1620 में शाह अब्बास ने कंदहार वापस दिए जाने की एक बिना प्रार्थना की और उस पर आक्रमण की तैयारियां करने लगा। जहांगीर स्तंभ रह गया, क्योंकि वह कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग था और सैनिक स्तर पर इसके लिए तैयार न था। कंदहार को बचाने के जल्दी में तैयारी की गई, पर कुछ करने से पहले राजकुमार शाहजहां ने असंभव मांगे रख दी। इस कारण कंदहार 1622 ईरानियों के हाथों में चला गया। हालांकि जहांगीर के पास कीमती उपहारों से लदा एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर शाह अब्बास ने कंदहार की हार की कारोबार को समाप्त करने का प्रयास किया, और अविश्वसनीय बहाने गढ़े जिनमें दिखावे के लिए जहांगीर ने स्वीकार कर लिया, पर जो सौहार्द ईरान के साथ मुगलों के संबंध की विशेषता थी वह जाता रहा। शाह अब्बास की मृत्यु पर 1629 के बाद ईरान में उथल-पुथल मच गई। इसका लाभ उठाकर दक्कन के मामलों से मुक्त होकर शाहजहां ने कंदहार के सूबेदार अली मदीन खान को 1638 में मुगलों की तरफ खींच लिया। शाहजहां का बल्क अभियान है। आप देखिए, कंदहार पर अधिकार शाहजहां के एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का साधन भी था। शाहजहां काबुल पर बार-बार उज़्बेक हमलों के साथ बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनके षड्यंत्रों पर अधिक चिंतित था। तब तक बल्ख और बुखारा नजर मोहम्मद के नियंत्रण में आ चुका था। नजर मोहम्मद उसका बेटा अब्दुल अजीज महत्वाकांक्षी थे। काबुल और गजनी को पाने को उन्होंने अफगान कबाइलों की मदद से अनेक आक्रमण किए, पर जल्द ही अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और सिर्फ बल्ख ही नजर मोहम्मद के पास रह गया। नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद की गुहार की। ईरान की ओर से सुरक्षित महसूस करके शाहजहां ने तत्परता के साथ इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह लाहौर से काबुल आया, और नजर मोहम्मद की सहायता की उसने अपने शाहजादा मुराद की कमान में एक बड़ी सेना भेजी। यह सेना को 50,000 घोड़े, बंदूकचियों, अनिबान और तोपचियों समेत 10,000 पैदल सिपाहियों तथा राजपूतों के एक दस्ते पर आधारित थी। यह फौज 1646 के मध्य में काबुल से चली। देखिए, शाहजादा मुराद को खूब अच्छी तरह से निर्देश दे रखा था कि नजर मोहम्मद के साथ वह नरमी से व्यवहार करे, और अगर वह विनम्रता का परिचय दे और अधीनता मानने के तैयार हो तो बल्क उसे लौटा दे। इसके अलावा नजर मोहम्मद अगर समरकंद और बुखारा को फिर से पाने की इच्छा जताए तो शाहजहां उसे हर संभव सहायता दे। स्पष्ट है कि शाहजहां बुखारा में एक मित्र शासक को देखना चाहता था, जो सहायता एवं समर्थन को मुगलों की ओर देखे। लेकिन मुराद को उतावलेपन ने सारी योजना चौपट कर दी। उसने नजर मोहम्मद के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना बल्क नगर की ओर कूच कर दिया, और अपने लोगों को किला बल्क में घुसने का आदेश दे दिया, जहां नजर मोहम्मद रहता था। शाहजादे के इरादों से आश्वस्त न हो पाने का नजर मोहम्मद वहां से भाग खड़ा हुआ। मुगल बल्क पर अधिकार करने के बाद हो गए। वहां की क्षुब्ध और आक्रोशित जनता के विरोध के बावजूद उन्हें अपना नियंत्रण बनाए रखना पड़ा। मुगलों के नजर मोहम्मद का कोई विकल्प पाना भी आसान न था। नजर मोहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज ने अक्सस पार क्षेत्रों में मुगल के खिलाफ उज़्बेक कबीलों को भड़काया, और अक्सस पार 1,20,000 सेना जमा कर लिए। 1,20,000 की सेना जमा कर ली। इसी बीच शाहजादा मुराद को जिसे घर की आस्था रही थी, शाहजहां औरंगजेब के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। मुगलों ने अक्सस को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे पार करना आसान था। इसके बदले उन्होंने रणनीतिक ठिकानों पर दस्ते बिठा दिए और मुख्य सेना को एक साथ रखा, ताकि किसी घिरे हुए ठिकाने की ओर वे आसानी से कूच कर सके। अब्दुल अजीज अक्सस पार करके घुस आया, और पर मुगलों ने बल्ख के दरवाजे से बाहर 1627 में भागते उज़्बेकों को मात दी। बल्ख में मुगलों की बजाय उज़्बेकों के साथ वार्ता का रास्ता तैयार कर दिया। अब्दुल अजीज के उज़्बेक समर्थक तितर बितर हो गए, और उसने अब मुगलों के संधि
के इशारे भेजे, मुगलों को संधि के इशारे भेजे। देखिए नजर मोहम्मद ईरान में शरण लिए हुआ था, उसने अब अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए मुगलों से संपर्क किया। सावधानी से विचार करने के बाद शाहजहां ने नजर मोहम्मद के पक्ष में निर्णय निर्णय किया, लेकिन नजर मोहम्मद से कहा गया कि पहले वह शाहजादा औरंगजेब से क्षमा मांगे और उसके सामने सिर झुकाए। देखिए यह एक गलती थी, क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि स्वाभिमानी उज़्बेक शासक इस तरह अपने आप को गिराएगा। खासकर इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, खासकर इसलिए कि उसे मालूम था कि बर्क को लंबे समय तक अधिकार में रखना मुगलों के लिए असंभव है। फिर आपको देखिए नजर मोहम्मद स्वयं आकर सलाम बजाए। इसकी व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बाद अक्टूबर 1627 में मुगलों ने बल्ख छोड़ दिया, क्योंकि सर्दी का मौसम तेजी से पास आया था और बल्ख में रसद नहीं थी। यह वापसी लगभग तबाही बन गई थी, क्योंकि दुश्मन उज़्बेक दस्ते आसपास मंडराते रहते थे। वापसी के दौरान मुगलों को भारी हानि उठानी पड़ी और औरंगजेब की दृढ़ता ने उन्हें विनाश से बचा लिया। शाहजहां के बल्ख अभियान को लेकर आधुनिक इतिहासकारों के बीच अच्छा खासा विवाद रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शाहजहां तथाकथित वैज्ञानिक रेखा अर्थात आमू दरिया या आक्सस की मुगल सीमा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था। जैसा कि हमने देखा, आमू दरिया का बचाव शायद ही संभव था। ना ही शाहजहां मुगलों के वतन समरकंद और फरगना की विजय का इच्छुक था। हालांकि मुगल बादशाह अक्सर इसकी बातें क्या करते हैं। लगता है कि शाहजहां का उद्देश्य बल्ख और बदखासा में जो काबुल की सीमा पर स्थित थे मित्र शासकों को रखना था। इन क्षेत्रों पर 1585 तक तैमूरी राजाओं का ही राज था। उसे विश्वास था कि इससे गजनी के आसपास और खैबर दर्रे में रहने वाले अफगान कबीलों के असंतोष को नियंत्रित करने में उसकी मदद मिलेगी। सैनिक दृष्टि से तो अभियान सफल रहा। मुगलों ने बल्ख जीते और उन्हें बाहर करने के उज़्बेक प्रयासों को नाकाम कर दिया था। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की यह पहली महत्वपूर्ण विजय थी। कि शाहजहां के पास जश्न मनाने के पर्याप्त कारण थे, पर लंबे समय तक बल्ख को अपने प्रभाव में रखना मुगलों के बस से बाहर था। ईरानी शत्रुता और प्रतिकूल स्थानीय जनता के राजनीतिक दृष्टि से भी वैसा करना कठिन था। कुल मिलाकर बल्ख की मुहिम से मुगलों की प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए अवश्य बढ़ी, पर उसने राजनीतिक लाभ कम ही मिला। अकबर ने बड़े जतन से जो काबुल गजनी कंधार रक्षा पंक्ति खड़ी की थी, अगर शाहजहां उसी पर कायम रहता तो मुगलों को समझता अधिक लाभ मिलता और धन जन की अच्छी खासी बचत होती। जो भी हो, नजर मोहम्मद जब तक जीवित रहा मुगलों का दोस्त बना रहा और दोनों के बीच जूतों का नियमित आदान प्रदान चलता रहा। अब देखिए मुगल ईरान संबंध अंतिम चरण देखिए यहाँ पर क्या। देखिए यहाँ पर क्या है कि बल्क में धक्का लगा तो काबुल क्षेत्र में उज़्बेक के फिर दुश्मनी आबादा हो गए। खैबर गजनी क्षेत्र में अफगान कबायलियों को फिर असंतोष से भर उठे था। हौसला पाकर ईरानियों ने कंधार पर हमला करके फिर से जीत लिया। 1649 में शाहजहां के स्वाभिमान को भारी चोट पहुंची और उसने कंधार को वापस पाने के लिए अपने शाहजादों की कमान में एक एक करके 3 बड़े अभियान भेजे। पहला अभियान 50,000 की सेना लेकर बल्ख के नायक औरंगजेब ने चलाया। किले से बाहर मुगलों ने ईरानियों को हराया तो उनके दृढ़ विरोध के कारण उसे जीत नहीं सके। औरंगजेब ने 3 साल बाद एक दूसरी कोशिश कर वह भी नाकाम रही। सबसे बड़ा प्रयास अगले साल 1653 में शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ। दारा ने अनेक बड़े दावे किए थे, पर किले के अंदर के लोगों को भूखों मारकर अपनी बड़ी सेना की सहायता से उनको समर्पण के मजबूर करने में वह असफल रहा। साम्राज्य देखिए क्या एक बार फिर देखिए, अपने पर किले के अंदर के लोगों को भूखों मारकर अपनी बड़ी सेना की सहायता से उनको समर्पण के लिए मजबूर करने में वह असफल रहा। साम्राज्य की सबसे बड़ी तोपों में से 2 तोप खींचकर कंधार लाई गई थी। उनकी सहायता से उसने किला पाने का प्रयास किया, पर उनका भी कोई परिणाम ना निकला। फिर आपको आगे आप देखिए क्या कि कंधार मुल्कों की असफलता मुगल तोपखाने की कमजोरी की सूचक नहीं थी। जैसा कि कुछ इतिहास का कथन रहा है कि एक दृढ़ संकल्प कमानदार के होने पर किला कंधार ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और मजबूत किलों के मुकाबले मध्यकालीन तोपों की व्यर्थता का भी। दक्कन में मुगलों का यही अनुभव रहा। तो भी यह तर्क दिया जा सकता है कि कंधार से शाहजहां का लगभग यथार्थ प्रभावित न होकर भावात्मक था। उज़्बेक और सफवी जब दोनों ही अधिक कमजोर
अधिकाधिक कमज़ोर पड़ते गए तो कंधार का वो रणनीतिक महत्व नहीं रहा जो पहले था। कंधार के हाथ से निकलने पर मुगल प्रतिष्ठा को इतना धक्का नहीं लगा जितना बार-बार के मुगल प्रयासों की असफलता से लगा। पर इसको भी अनावश्यक तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि औरंगज़ेब के काल में भी आपको मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा चरम शिखर पर रहा। यहाँ तक कि अभिमानी उस्मानी सुल्तान तक ने 1680 में सहायता मांगने के औरंगज़ेब के पास एक दूतमंडल भेजा। देखिए, औरंगज़ेब ने कंधार के विवाद को जारी न रखने का फैसला किया और खामोशी से ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से जोड़ लिए। लेकिन 1668 में ईरान के सुल्तान आपको शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल दूत को अपमानित किया। औरंगज़ेब के खिलाफ क्षुद्र बातें कही और हमले तक की धमकी दी। इसके बाद पंजाब और काबुल में मुगल सरगर्मी बढ़ गए, पर कोई कार्रवाई हो इससे पहले ही शाह अब्बास चल बसा। उसके उत्तराधिकारी निकम्मे निकले और ईरान की ओर से भारतीय सीमा के लिए सभी खतरे तब तक के लिए टल गए। और जब 50 वर्ष अधिक समय बाद नादिर शाह नाम का एक नया शाह ईरान के तख्त पर नहीं बैठा। देखिए, यहाँ पर क्या, जब आपको 50 वर्ष से अधिक समय बाद नादिर शाह नाम का एक नया शाह ईरान के तख्त पर नहीं बैठा। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मुगल उत्तर-पश्चिम एक वैज्ञानिक रूपरेखा बनाए रखने में सफल है, जो हिंदू कुश पर आधारित थी, और दूसरी ओर जिसका बाहरी गढ़ कंधार था। इस तरह भारत की प्रतिरक्षा उनकी बुनियादी विदेश नीति का आधार थी। इस सीमा रेखा की रक्षा को कूटनीतिक उपायों से और पुष्ट किया गया। देखिए, यहाँ पर कंधार के परस्पर अस्थायी धक्कों के बावजूद ईरान से मित्रता इस कूटनीति का मूलाधार थी। मुगलों द्वारा वतन को वापस पाने की जो इच्छा बार बार व्यक्त की जाती थी, वो वास्तव में कूटनीतिक चाल थी और इस पर कभी गंभीरता से अमल नहीं किया गया। मुगलों ने जो सैन्य और कूटनीतिक उपाय किए, वे विदेशी आक्रमणों से भारत को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत हद तक आपको सफल रहे। और फिर दूसरे मुगल अपने समय के अग्रणी एशियाई राज्यों के साथ समानता के संबंधों पर जोर देते थे। यहाँ तक कि सिफियों के साथ भी जो पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार था, और उस्मानी सुल्तानों के साथ भी जो पादशाह इस्लाम की उपाधि धारण करके बगदाद के खलीफा के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे। लेकिन तीसरे मुगलों ने अपनी विदेश नीति का उपयोग भारत के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। काबुल और कंधार मध्य एशिया के साथ को भारत व्यापार के दो प्रवेशद्वार थे। देखिए, यहाँ पर क्या कि मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार के दो प्रवेश द्वार थे। यहाँ देखिए, चैप्टर को फिनिश होता है। चैप्टर आपको जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे।